अब मटकी राजा से बोली, हे राजा विक्रमादित्य, आपने बहुत बड़े बड़े न्याय किए हैं, अब बताइए इस मामले में किसकी भलमनसाहत बड़ी है। राजा बोला, ये तो साफ है, कुंवर की भलमनसाहत ज्यादा बड़ी है। इतना सुनते ही चौबोली को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में राजा से बोली, अरे राजा, तेरी अक्ल कहाँ गई? क्या ऐसे ही न्याय करके तू लोकप्रिय हुआ है? सुन, इस मामले में चोर बड़े भले मानस निकले। जब साहूकारनी चोरों को दिए वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी चोरों ने उसे बहन बना पास में जो था वह भी दे दिया। राजा बोला, चौबोली ने जो न्याय किया है वह खरा है। बजारे ढोली डोल, चौबोली बोली दूजो बोल, और ढोली ने नंगारे पर जोर से दो दे मारी। देर रात के दूसरे पहर में दूसरी बार डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि नेक आदमी अब की बार रानी के समक्ष बैठा है, पूरी तरह सहमत हो। रानी एक बार फिर से सतर्क होकर बैठ गई। अब राजा चौबोली के महल की खिड़की से बोला, हे खिड़की, 2 घड़ी रात तो कट गई, अब तू ही कोई बात कहे ताकि तीसरा प्रहर कट सके। खिड़की बोली, ठीक है राजा। एक गांव में एक ब्राह्मण व एक साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जब वे जवान हुए तो एक दिन ससुराल अपनी पत्नियों को लेने एक साथ रवाना हुए। कुछ दूर रास्ता काटने के बाद आगे दोनों के ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए। अलग अलग रास्ता पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशविरा किया कि वापसी में जो यहाँ पहले पहुंच जाए वो दूसरे का इंतजार करे। ऐसी सलाह कर दोनों ने अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ा। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने पर साहूकार के साथ नाई को देखकर एक बूढ़ी स्त्री ने कहा, जवाई जी के साथ आए नाई को खातिर में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, वरना यह हमारी बेटी के ससुराल में जाकर हमारी बहुत उलटी सीधी बातें करेगा। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियों ने बुढ़िया की बात को पकड़ नाई की पूरी खातिरदारी शुरू कर दी। वे अपने जवाई को पूछे या ना पूछे, पर नाई को हर काम में पहले पूछे। खाना खिलाना हो तो पहले नाई, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई के लगे। साहूकार का बेटा अपनी ससुराल में मायूस और नाई उसे देख अपनी मूंछ मरोड़े। ससुराल वालों ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार के पुत्र से मजाक करते चल रहा कि ससुराल में नाई की इज्जत ज्यादा रही कि जवाई की। जैसे जैसे नाई ये डायलॉग बोले, साहूकार का बेटा मन ही मन जल भून जाए, पर नाई को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। उसने तो अपनी डायलॉग बाजी जारी रखी। ऐसे ही चलते चलते काफी रास्ता कट गया। आधे रास्ते में ही साहूकार के बेटे ने इसी मनुहार वाली बात पर गुस्सा करते हुए अपनी पत्नी को पीछे छोड़ नाई को साथ लेकर चल दिया। इस तरह बीच रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई और उसने अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया। पर वह रास्ता भटक कर किसी और अनजाने नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालन का घर था। साहूकारनी ने अपना रथ रोका और कुछ धन देकर मालन से उसे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए मना लिया। मालन अपने बगीचे के फूलों से माला आदि बनाकर राजमहल में सप्लाई करती थी। अब मालन फूल तोड़कर लाती और साहूकारनी नित्य नए डिजाइन के गजरे, मालाएं आदि बनाकर उसे राजा के पास ले जाने हेतु दे देती थी। एक दिन राजा ने मालन से पूछा कि आजकल फूलों के ये इतने सुंदर डिजाइन कौन बना रहा है? तुझे तो ऐसे बनाने आते ही नहीं। मालन ने राजा को बताया, मेरे घर एक स्त्री आई हुई है, बहुत गुणवंती है, वही ऐसी सुंदर सुंदर कारीगरियां जानती है। राजा ने हुक्म दे दिया कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। साहूकारनी ने बहुत मना किया, पर राजा का हुक्म कैसे टाला जा सकता था। सो साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उस रूपवती को देखकर मोहित हो गया। ऐसी सुंदर नारी तो उसके महल में कोई नहीं थी। सो राजा ने हुक्म दिया कि इसे महल में भेज दिया जाए। साहूकारनी बोली, हे राजन, आप तो गांव के मालिक होने के नाते मेरे पिता समान है, मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए। पर राजा कहाँ मानने वाला था। साहूकारनी बोली, आप मुझे सोचने हेतु 6 माह का समय तो दीजिए। राजा ने समय दे दिया, साथ ही उसके रहने के लिए गांव के नगर के बाहर रास्ते पर एक एकांत महल दे दिया। साहूकारनी रोज उस महल के झरोखे से आते जाते लोगों को देखती रहती, कहीं कोई ससुराल या पीहर का कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो समाचार भेजा जा सके। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का तय किए हुए स्थान पर इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आते देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसने पास आते ही साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो साहूकार के बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण पुत्र को बताई। ब्राह्मण ने साहूकार को खूब खरी खोटी सुनाई कि बावली पूछ नाई की खातिर ज्यादा हो गई तो इसमें उसकी क्या गलती थी। ऐसे कोई पत्नी को छोड़ा जा सकता है। और दोनों उसे लेने वापस चले। साहूकार ने अपनी ससुराल के लोगों से पूछा तो उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी मायके नहीं पहुंची है। तलाश करते करते वे दोनों भी उसी नगर पहुंचे। साहूकारनी ने महल के झरोखे से दोनों को देख लिया तो बुलाने आदमी भेजा। मिलने पर ब्राह्मण के बेटे ने दोनों में सुलह कराई। साहूकारनी ने कहा, पहले हमें राजा से आज्ञा लेनी होगी। वे दोनों राजा के सामने गए। साहूकारनी ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे पति मुझे लेने के लिए आ गए हैं। राजा ने वचन का पालन करते हुए उसे अपने पति के साथ जाने की इजाजत दे दी और साहूकार पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। क्या आप कहानी पूरी कर खिड़की ने राजा से पूछा, हे राजा, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समंदर दूर तक फैली है। अब आप बताएं कि इस मामले में भलमनसाहत किसकी? राजा बोला, इसमें तो साफ है, भलमनसाहत तो
साहूकार के बेटे की, जिसने छोड़ी पत्नी को वापस अपना लिया। इतना सुनते ही चौबोली के मन में तो मानो आग लग गई हो। उसने राजा से कहा, अरे अधर्मी राजा, क्या तू ऐसे ही न्याय कर प्रसिद्ध हुआ है? साहूकार के बेटे की इसमें कौन सी भलमनसाहत है? भलमनसाहत तो साहूकार की पत्नी की थी, जिसे निर्दोष होने के बावजूद साहूकार ने छोड़ दिया था और उसे रानी बनने का मौका मिलने के बावजूद वह नहीं मानी। राजा बोला, हे चौबोली, आपने जो न्याय किया वही न्याय है। बजारे ढोली ढोल। चौबोली बोली, तीजो बोल। और ढोली ने नंगारे पर जोर से ढें ढें कर 3 ठोक दी। इस तरह 3 प्रहर कटते हैं और चौबोली भी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई थी। फिर राजा ने चौबोली के हार को कहा, हे हार, किसी तरह 3 प्रहर तो कट गए, अब चौथा प्रहर तू कोई कहानी सुनाकर पूरा करवा दे। हार कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 4 गहरे मित्र रहते थे, एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी और एक खाती। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे अपने गांव को छोड़ किसी दूसरे राज्य में जाकर कमाने और अपना भाग्य आजमाने निकलेंगे। दिन भर पैदल चलते हुए वे चारों एक घने जंगल के किनारे पहुंचे। रात हो चुकी थी, चांदनी बिखरी हुई थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज रह रहकर सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। थक चुके चारों मित्रों ने वहीं रुकने का निर्णय लिया, लेकिन चिंता भी थी, अगर रात में कोई सामान चुरा ले तो। तब तय हुआ कि बारी बारी से एक एक प्रहर हर कोई पहरा देगा। सबसे पहले खाती पहरे पर बैठा। थका तो वह भी था। नींद भगाने के लिए उसने पास के झरने से पानी लाकर चेहरा धोया और हाथ मलने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी एक लकड़ी के टुकड़े पर। उसने वह लकड़ी उठाई, अपने औजार निकाले और चांदनी के नीचे उसकी छेनी हथौड़ी चलने लगी। धीरे धीरे एक अद्भुत स्त्री पुतली आकार लेने लगी। नयन नक्श इतने सजीव की लगता था अभी बोल पड़ेगी। आखिर में उसने उसके हाथों में लकड़ी की चूड़ियां भी पहना दी। अब पहरे की बारी दर्जी की थी। जैसे ही वह उठा और पहरे पर बैठा, उसकी नजर पड़ी उस पुतली पर। उसने झट से अपना सुई धागा निकाला और सारा ध्यान कपड़ों पर केंद्रित कर दिया। उसने प्रेम से उसके लिए एक सुंदर पोशाक सिली, रेशमी घाघरा, कढ़ाईदार चोली और एक पारदर्शी ओढ़नी। जैसे जैसे वह सिलाई करता, वह पुतली उसे किसी सपनों की रानी जैसी लगने लगी। पहरा खत्म होते होते उसने पोशाक पहना दिया। अब पहले की बारी सुनार की थी। उसने सोनार को जगाकर खुद सो गया। सुनार ने जैसे ही पुतली को देखा, सौंदर्य से भरपूर एक देवी सी प्रतीत हो रही थी। उसने बिना समय गंवाए अपने औजार निकाले। छोटे छोटे सोने के झुमके, मांग टीका, चूड़ियां, कमरबंद, हर गहना जैसे उसकी आत्मा से निकलकर उस पुतली के लिए बनता गया। अब अंतिम प्रहर में ब्राह्मण जागा। उसने चारों ओर नजर डाली और फिर उसकी दृष्टि उस पुतली पर पड़ी। उसे सब कुछ मालूम होने में देर न लगी। उसने मन में सोचा, लगता है सब मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उसने मंत्रोच्चार प्रारंभ किया, अग्नि के समक्ष आहुति दी और अपने ज्ञान, विश्वास और आत्मा की गहराइयों से उस पुतली में प्राण डाल दिए। अब सुबह होते ही वे चारों आपस में लड़ने लगे कि एक कहे ये मेरी पत्नी बनेगी तो दूसरा कहे मेरी बनेगी, इस पर मेरा हक है। अब हार बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है, अत आप ही न्याय कीजिए। राजा बोला, ये तो सीधी सी बात है। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डालकर उसे स्त्री बनाया तो वह उसी की स्त्री होगी ना। इतना सुनते ही चौबोली गुस्से में कड़क आवाज कर बोली, लानत है तेरे न्याय में राजा। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले, मतलब उसे जन्म दिया, अत वह उसका पिता हुआ। कोई भी स्त्री पत्नी तो उसकी होती है जो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। इस तरह तो वो स्त्री खाती की पत्नी हुई, क्योंकि उसके हाथों में चूड़ियां उसी ने पहनाई थी। राजा बोला, शाबाश चौबोली जी, आपने बहुत बढ़िया व सही न्याय किया। बजारे ढोली ढोल। चौबोली बोली, चौथो बोल। सुनते ही ढोली ने जोर से 4 बार ढोल पर दे मारा, ढें ढें। इस तरह चौबोली चारों प्रहारों में बोलकर हार गई और राजा विक्रमादित्य जीत गया। चौबोली ने अपने बंदी गृह में बंद पहले हारे हुए राजाओं को आजाद कर उनको सम्मान सहित उनका राजपाट उन्हें विदा किया।